सेकंड, ठीक बच्चों 21 में थर्ड, फिर मैंने 23 दिया होगा, 23 में फोर्थ, 27 में सेकंड, 28 में फर्स्ट, सेकंड, 24 में मैंने बताया नहीं होगा पर ठीक है, फोर्थ, ठीक है, क्लियर है बच्चों? 28 में फर्स्ट, सॉरी, 28 में फर्स्ट, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़, बच्चों फिर समझो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? वो मैं स्टार्टिंग से डाउट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो देखते हैं। कोई नहीं, देख लेता है। ओके, अब बच्चों इस पेपर सीट के मैं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों फ्रंट पेज में 9 नंबर तक क्वेश्चन है। 9 नंबर तक बच्चों कहीं कोई दिक्कत? 9 नंबर तक कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब सेकंड पेज पे बच्चों आप मुझे बताओ, अप टू 14 इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो? अप टू 14 क्वेश्चन तक बच्चों कोई भी डाउट? अप टू 14, आप बोलो 13, ठीक है। व्हाट शुड द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट ये चाहिए, इंडक्टेंस 1 हेनरी है। तो देखो ये मैक्सिमम करंट है और वोल्टेज 200 है, तो ध्यान से देखना, आई नॉट होता है वी नॉट बाई रेजिस्टेंस मतलब एक्सएल। आई नॉट मुझे कितना चाहिए? 0.9। वी नॉट तो देखो 200 है, इसे आरएमएस माना जाएगा। एक्सएल, तो एक्सएल यहां से कितना आ गया? 200√2 अपॉन 0.9। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो समझो, एक्सएल तुम्हारे पास होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और इंडक्टेंस तुम्हें दे रखा है शायद 1, बच्चों 1 ही है ना, ये 200√2.9, बस इसको डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये चीज क्लियर है? बोलो। वो आगे आ जाएगा, देखो उसे पैरेलल सर्किट बोलते हैं। हालांकि नीट के हिसाब से देखें तो मुझे कभी याद नहीं कि पैरेलल सर्किट का कभी पूछा हो, तो वैसे सिलेबस में वो नहीं है, पर लास्ट में एक आध कोई क्वेश्चन भले ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, जैसे जेई में फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ, पर नीट में मैंने कभी देखा नहीं कि आया हो, सिलेबस में भी नहीं है, पर फिर भी लास्ट में एक आध कोई क्वेश्चन करना होगा तो कर लेंगे, ठीक बच्चों। अप टू 14 कोई दिक्कत अभी? अप टू 20, 17, देखो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज रेजिस्टेंस RL, वो सब ठीक है। इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस ये है, इंडक्टेंस ये है, अप्लाइड वोल्टेज। तो देखो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 200, तो रजिस्टर का हम यहाँ लेते हैं, इंडक्टर का हम यहाँ लेते हैं, दोनों का नेट निकालोगे तो 250 आ जाएगा, दोनों का नेट निकालोगे कितना आ जाएगा? 250, बस खत्म। ओके, अप टू 20 बच्चों कोई और दिक्कत? चले बच्चों आगे, ठीक है। बच्चों इस साइड अगर मैं देखूं तो शायद मैंने एक 21 दिया होगा, 21 में कोई दिक्कत? ठीक है। फिर 23, इसमें कोई दिक्कत बच्चों? 27, इसमें कोई दिक्कत बच्चों? 28, इसमें बच्चों कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों इसमें एक बार 22 आप अटेम्प्ट करो, 22 अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। यस, 22 जिसका हो जाए वो 24 वो कर सकता है।
इसके बाद चाहो तो सीक्वेंस में बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों। सीक्वेंस में आप चाहो तो अप टू 28 तक कर सकते हो। ठीक, एक बार बच्चों अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर दूँ। इंडक्टर की तो बच्चों एक बार 28 तक आप अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। वही इंडक्टर कॉइल बच्चों, चॉक कॉइल इंडक्टर कॉइल ही होती है। ठीक है, तो योगेंद्र मोबाइल वगैरह मत चलाओ, मोबाइल चलाना हो तो बाहर चले जाओ भले, ठीक है ना। और मोबाइल पॉकेट में रख लो या बैग में, बेंच पे मत रखो। ठीक, ओके। 22 ये बच्चों जिससे हुआ हो एक बार हैंड राइज करे। कार्तिक तुम बताओ, सही है बच्चों। देखो आपको पावर फैक्टर पूछा है, तो बच्चों मैंने बताया है रजिस्टर का रेजिस्टेंस इधर, इंडक्टर का रेजिस्टेंस इधर, तो नेट रेजिस्टेंस बच्चों दोनों का स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है, यस। अब पावर फैक्टर बच्चों होता है cos फाइव, तो cos फाइव बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बस ये आंसर बच्चों। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा सेकंड। बच्चों बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक है, 23 बच्चों हम कर चुके हैं। ओके 24 ये बच्चों किसी से हुआ? बोलो, 0। और उसके अलावा कार्तिक तुम? और चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, इसमें आंसर 0 नहीं होगा। कैसे? मैंने पहले ना वो निकाला था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ना उसको वो किया था, एंगल फाइंड किया था, थीटा निकाला था, फिर एवरेज पावर का फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। समझो, देखो आप लोगों ने ये सोचा कि ये इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल है, तो इंडक्टर कॉइल में बच्चों बताओ पावर कंजम्पशन क्या होता है? 0। तो वो पढ़ के आप लोगों ने सोचा कि भाई आंसर 0 होना चाहिए। गलत नहीं है, आपने सही सोचा है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन को रीड करो। ए चॉक कॉइल ऑफ 100 ओम एंड 1 हेनरी इज कनेक्टेड टू दिस। तो बच्चों इस चीज का मतलब क्या होता है वो समझो। बच्चों इंडक्टर कॉइल क्या होती है? वायर से बनाई जाती है, वायर से ऐसे बनाई जाती है। तो बच्चों जिस वायर से बनाई जाती है हम ये मान लेते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो अब ये इंडक्टर कॉइल है, इसको हमने कॉपर के तार से ऐसे बना दिया, तो इसका इंडक्टेंस कितना आया? 1 हेनरी। लेकिन बच्चों क्या होता है, जो ये वायर होता है उसका भी अपने आप में रेजिस्टेंस होता है, उसका भी अपने आप में रेजिस्टेंस होता है। हम उस रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लो इस वायर के रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल नहीं माने, तो ये होता है कि ये इंडक्टर कॉइल है, इसका अपना जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस बच्चों 100 ओम दे रखा है। यानी कि बच्चों ये अकेली इंडक्टर कॉइल नहीं है, इसको एक तरीके से इंडक्टर कॉइल और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मानेंगे। अभी समझे बच्चों? तो जब भी इस तरह से लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस भी मान के चलना। नॉर्मली अगर नहीं दिया है तो हम रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करते, ये चीज रहती। पर यहां दे रखा है कि इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। अब बच्चों अगर मैं सप्लाई वोल्टेज देखता हूं, सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हें दे रखा है 200 sin 100t, 200 sin 100t, ये ठीक है। अब यहां से बच्चों ओमेगा कितना है? 100। तो बच्चों एक्सेल तुम्हारे पास कितना आया? ओमेगा एल यानी कि 100।
तो बच्चों z अगर मैं लिखता हूं z, तो ये 100, ये 100, तो ये आ गया तुम्हारे पास 100√2। देख के बता सकते हो एंगल 45 होगा। अब अगर मैं एवरेज पावर लिखता हूं तो 1/2 वी नॉट, वी नॉट बच्चों यहाँ पे तुम्हारा माना जाएगा 200, आई नॉट, आई नॉट बच्चों 200/100√2, और cos फाई तो बच्चों 1/√2 ये। तो इसको बच्चों चेक करोगे तो √2 फाइनल आंसर बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा 100। तो याद रहे बच्चों, जब भी इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना है। हाँ हाँ बोलो। आरएमएस पावर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, देखो कहीं भी आरएमएस पावर लिखा। देखो तो हम वोल्टेज का थोड़ी निकाल रहे हैं, देखो समझो एक सिंगल टर्म का एवरेज अलग चीज होती है। जैसे साइन का एवरेज क्या होता है, कॉस का एवरेज। अब वापस बताओ, साइन का एवरेज 0, वापस साइन का एवरेज 0, लेकिन साइन इंटू साइन का एवरेज क्या होता है 1/2। तो जो हम पावर निकालते हैं उसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट भी होता है, समझ रहे हो। तो हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि वोल्टेज का एवरेज 0 है तो पावर भी 0 होगी, क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ वो भी रहता है, ठीक है ना। तो वो हम डेरिवेशन में निकाल चुके हैं, तो फिर हमें फाइनली वही फॉर्मूले लगाने, समझ गए ना। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत। चलें बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों फर्दर इसमें आप देखो हमने कौन सा किया था, ये 24, 25 बच्चों एक बार ट्राई कर लो। नहीं देखते हैं बच्चों, ये वाला क्लियर है ना। A resistance R draw power P when connected to AC source. If inductance is now placed in series with the resistance such that impedance of circuit becomes Z. अब नई पावर निकालनी है। जैसे बच्चों मान लो पहले ये कोई सर्किट है, मान लो यहाँ वोल्टेज कुछ V0 sin ओमेगा t, तो अभी पावर कितनी है B, अभी पावर कितनी है P। अब इसमें क्या किया, इस रजिस्टर के साथ साथ एक इंडक्टर लगा दी। अब V0 sin ओमेगा t, अब पावर P डैश, तो वो तुम्हें निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए बच्चों, एक बार करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। जब अकेला रजिस्टर था तो पावर कितना कंजम्पशन था P, जब उसके साथ लगा दिया तो P डैश, वो निकालना है, ठीक है ना। तो कार्तिक कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, डिस्कशन नहीं करो, ठीक है। कोई नहीं, देखता है, कर लो एक बार। क्वेश्चन समझ पाए ना, अकेले रजिस्टर के केस में पावर P, अब रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर लगा दिया तो मान लो कुछ और पावर होगी, तो उस कुछ और पावर को गिवन पैरामीटर के टर्म्स में लिखना है। देखते हैं भी, नमन डिस्कशन नहीं, आप कुछ भी हो, क्वेश्चन का भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। ओके अभिषेक, तुम मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो। आई नॉट वी नॉट, एक सेकेंड मैं लिखता चलता हूँ, 1/2 आई नॉट वी नॉट, ठीक है। आगे 1/2 आई नॉट वी नॉट कॉस फाई, कॉस फाई क्या लिखोगे, ठीक है। आगे अब देखो इसमें तुमने मिस्टेक क्या की है वो समझो। मिस्टेक तुम्हारी ये है कि वी नॉट तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट आई नॉट तुम्हारा फिक्स थोड़ी रहेगा, आई नॉट तुम्हारा फिक्स थोड़ी रहेगा, तो ये तुम्हारी मिस्टेक है, समझ गए। तुम बताओ तुमने क्या सोचा। देखो पावर v²/r हम नॉर्मल सर्किट्स में लगा सकते हैं, पर ठीक है एक बार मैं लगाता हूँ। चलो पावर इक्वल टू v², अब मैं v लिखूं या v0 लिखूं, बोलो। चलो v0 लिख देता हूँ। अब बताओ आगे, ठीक है। आगे
तरीका गलत है। पहली बात तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले इस तरह से नहीं लगाते। देखो जब भी हम यहाँ पावर लिखते हैं तो दिमाग में ये फिट रहे कि 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वो लगाना होता है। डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला लगता ही नहीं। ये चीज समझ गए? अब बच्चों मैं इसे डिस्कस करता हूँ। अब अगर मैं इसे डिस्कस करता हूँ तो बच्चों अब ध्यान से समझो। और कोई बच्चों जिससे ये सॉल्व हुआ हो? ऋषिकेश तुमसे हो पाया? बोलो। फोर्थ सही है, फोर्थ सही है बच्चों। मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो शुरुआत में अकेला रजिस्टर है, अकेला रजिस्टर। तो अकेले रजिस्टर के केस में अगर मैं पावर लिखता हूं तो पावर 1/2 वी नॉट, आई नॉट लिखोगे तो वी नॉट बाई आर, और cos 5 तो cos 0। तो पहले केस में पावर ये होगी। तो बच्चों इस तरह से प्रॉपर लिखना, 1/2 वी नॉट आई नॉट cos 5। अब सेकंड केस में अगर मैं लिखता हूं p डैश तो 1/2 वी नॉट, आई नॉट लिखोगे तो वी नॉट बाई जेड, cos 5 क्या लिखोगे r बाई जेड। बोलो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों यहां से देखो, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 को लिख सकते हो पी आर, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 को क्या लिख सकते हो पी आर बाई जेड, और ये आर बाई जेड अपना अलग था ही, ये वैसा का वैसा z है, ये 2 नहीं है बच्चों, ध्यान रहे z और 2 एक जैसा दिखता है। तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया? फोर्थ। अभी समझ पाए बच्चों? तो 1/2 वी नॉट आई नॉट cos 5 ये तुम्हें लगाना होता है। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों 26 ट्राई कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस कर। देखो याद करो प्योर रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, बस। ठीक है, ओके। 26 बच्चों फिर अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। 26 in the circuit shown 30 volt DC source give current 2 ampere as recorded in ammeter A, ठीक है, and 30 volt AC source frequency this 1.2 ampere। अब आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL बताना। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब क्या निकालना है? XL। समझ पाए बच्चों? एक बार करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। ये 30 वोल्ट RL, इसमें करंट है बच्चों 2 एम्पियर। हाँ अभी मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना? उसमें तो कोई डाउट नहीं? ठीक है। नहीं नहीं मुझे तो नहीं, बच्चों तुम्हें दिख पा रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है। अब सेकंड केस में बच्चों इन्होंने क्या दिया है, ये है तुम्हारे पास 30 वोल्ट 100 हर्ट्ज, इसमें करंट बच्चों तुम्हें 1.2 एम्पियर। ठीक है। अब तुम्हें बच्चों बताना है कि इसका XL क्या होना चाहिए। तो बच्चों इन्होंने पूरा XL ही पूछा, यानी कि ओमेगा L पूछा। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो। अरुण तुम बताओ किया क्या, ये बताओ। एक सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना निकला तुम्हारा? सही है, आगे बोलो। उसके बाद सर जेड आए, उसके बाद करंट तो पता ही है 1 को, अगर जेड के रिस्पेक्ट में निकालें तो करंट 1.2 इक्वल टू 30 बाई जेड आएगा। उससे फिर दोनों इक्वेशन में डिवाइड करके फिर इक्वेशन बनाएंगे। उससे तुमने Z निकाल लिया होगा। ठीक है, आ जाए। तुमने क्या किया? सही है बच्चों। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझो। फर्स्ट केस में क्या है, डीसी सोर्स कनेक्टेड है। बच्चों बताओ कौन सा सोर्स कनेक्टेड है? बच्चों याद करो मैंने बताया था
इंडक्टर डीसी के साथ कैसा बिहेव करता है? नहीं वायर वायर। तो इंडक्टर को तो मान लोगे वायर, तो इंडक्टर की जगह क्या मान लोगे? वायर, क्योंकि डीसी सोर्स है। तो इंडक्टर को भूल जाओगे और क्या मान लोगे? वायर। अब बच्चों मुझे बताओ, ये 30 करेंट टू 32, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 30/2 रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50। काम खत्म। अब यहां बच्चों देखो, ये 30, ये 1.2, लेकिन अब ये एसी है। ये क्या है? एसी है। तो एसी में ये वायर थोड़ी होगा। तो अब करेंट 1.2 है, तो बच्चों 1.2 किसके बराबर होगा? 30/Z। तो Z बच्चों यहां से 30/1.2, 300/12, 300/12, 25। अब Z बच्चों अपने पास 25 आ गया। कितना आ गया? 25। अब वही कहानी बच्चों, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इधर होता है, इसका इधर होता है, और ये अपने पास 25, ये 15, ये पता नहीं, ये 25। तो बच्चों बताओ ये क्या होना चाहिए? 20। दोनों का स्क्वायर अंडर कितना आ जाएगा? 20। खत्म। और हमसे यही पूछा। बाई चांस बच्चों अगर ये हमसे पूछते कि L बताओ या इंडक्टेंस बताओ, तो 20 इक्वल टू ओमेगा L, तो उससे हम L निकाल सकते थे। लेकिन इन्होंने हमसे केवल XL पूछा है, तो XL बच्चों अपना यहीं खत्म हो जाए। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? कर लो फटाफट बच्चों। किसी को भी बच्चों इसमें डाउट लग रहा हो तो जरूर पूछे। ठीक है ना बच्चों? ठीक। बच्चों हटा दो अभी मैं इसे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों फिर मैं आगे की चीजें डिस्कस कर रहा हूं, वो समझते हैं। बच्चों हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा। बच्चों मैं बार बार एक ही चीज रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि वो चीज दिमाग में अच्छे से फिट होना जरूरी है और वो यूज करना आना चाहिए। बच्चों रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट R, और उसमें एंगल या फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसे कि हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो क्या होता है? कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/ωc, 1/ωc। और उसमें कौन आगे होता है? उसमें करंट आगे होता है, या हम बोलेंगे वोल्टेज पीछे होता है, क्योंकि हम वोल्टेज के टर्म्स में याद रख रहे हैं। और बच्चों हम सॉल्व भी वोल्टेज के टर्म्स में ही करते हैं, तो हम वही दिमाग में रखते हैं वोल्टेज वाला, कि उसमें वोल्टेज क्या होगा? पीछे। कितना पीछे? 90। इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और उसमें वोल्टेज कितना आगे होता है? दिमाग में है? अब बच्चों हमने LR सर्किट पढ़ा। क्या पढ़ा? LR सर्किट। 100% वैसा ही तुम्हारा RC सर्किट होता है, वैसा ही तुम्हारा RC सर्किट होता है। बस फर्क इतना है, इसमें जो हम ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें XC कहां ड्रॉ कर दोगे? नीचे। क्वेश्चन 100% उसी तरह के मिलेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों हेडिंग फिर इस तरह से लिख लो, RC सर्किट, RC सर्किट। तो बच्चों अगेन मान लो बच्चों, जैसे ये मैंने कुछ V लिख दिया, V। ये मान लो बच्चों मैंने इधर एक ये लगा दिया VR, इधर बच्चों एक और लगा दिया VC, और मान लो बच्चों करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बच्चों करंट की डायरेक्शन वैसे दिखाना नहीं चाहिए, बट मैंने बताया कि ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है किसी इंस्टेंट पर, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती है तो डायरेक्शन का मतलब नहीं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों सर्किट डायग्राम अपने पास ये हो गया। अब बच्चों जो मैंने वोल्टेज लिखा है या जो है वो कैसा माना जाएगा? RMS या पीक? तो इस सिचुएशन में ये किस तरह का माना जाएगा? RMS। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, मान लो ये मैंने रेफरेंस लिया करंट का, तो रजिस्टर का वोल्टेज कहां होता है? इधर ही। कितना होगा? VR। कैपेसिटर का वोल्टेज कहां होगा? कितना होगा? VC। अब ओवरऑल वोल्टेज अगर मैं लिखता हूं तो वो ये आ गया
वो अगर मैं v मानता हूँ तो बच्चों दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर। तो बच्चों कोई फॉर्मूला टाइप रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजें समझनी है, चीजें समझनी है। तो अब इसमें अगर बच्चों मैं tan phi लिखता हूं, tan phi, तो क्या होगा, देखो ये बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो VC बाई VR। अब इसमें अगर बच्चों मैं cos phi लिखता हूं, cos phi, तो वही बच्चों बेस बाई हाइपोटेनिस, तो VR बाई V या VR अपॉन रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। कर लो बच्चों इतना एक बार। तो जो बच्चों हमने इंडक्टर में किया था 100% वैसा ही यहां पे। बच्ची खुशी भी चली गई। तो बच्चों शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाइट आ चुकी है, लाइट आई है कि वही इन्वर्टर वापस जिंदा हो गया है, इन्वर्टर ही जिंदा हो गया होगा मेरे हिसाब से। ओके बच्चों एक काम करो, जब तक आप थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो लग ही गया है, ठीक है। इसमें बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 उसे एक बार बच्चों अटेम्प्ट करो, फिर देखते हैं। 29 30 उसे अटेम्प्ट कर लो बच्चों। फेजर डायग्राम का कोई नहीं, वो तो मैं वापस पूरा बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कंसेप्चुअली बच्चों जो मैंने बताया है वो RLC मतलब जो अभी हमने LR पढ़ा था वैसा ही है, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है। बच्चों आंसर अभी नहीं बोलो, अभी कर लो बस, वो हो जाए तो उसका नेक्स्ट कर लेना बच्चों। तो सीक्वेंस में बच्चों आप करते चले, जैसे 29 30 31 ये 3 क्वेश्चन बच्चों कर लो। तो फिर भी वो मिल गया है, कोई नहीं। कहाँ गया, ये रहा। तो बच्चों देखते हैं, समझो, देखो ये करंट माना, ठीक है बच्चों, ये करंट, ये करंट, तो रजिस्टर का वोल्टेज बच्चों इधर, ठीक है, कैपेसिटर का वोल्टेज बच्चों इधर, सॉरी नीचे होगा, कैप फिर निबट गया। सर सारे स्टूडेंट 201 में आ जाओ। 201 बच्चों 201 में आ जाओ। 201 कौन सा रूम है, 201 कौन सा है जिसमें पहले लगती थी क्लास, ठीक है।